हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वर्ण विचार। इससे पहले हमने पढ़ा था व्याकरण के कितने अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग हमने पढ़े थे। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। तो अब हम वर्ण विचार से शुरू करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्या क्या टॉपिक आज हम कवर करेंगे? आज हम पढ़ेंगे वर्ण और उसके प्रकार, हिंदी वर्णमाला और वर्णों के उच्चारण स्थान, विभिन्न आधारों पर स्वर के भेद, स्वरों की मात्राएं, अयोगवा, अनुस्वार क्या होते हैं, अनुनासिक, विसर्ग, आगत ध्वनियाँ, व्यंजन और व्यंजनों के भेद, रेफ और पदेन की मात्राएं, स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, पुष्प व्यंजन, अल्पप्राण महाप्राण ध्वनि, अघोष सघोष ध्वनि, द्वित्व व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और वर्ण विच्छेद। तो आज हम इन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, बिना स्किप किए हुए। आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ण विचार। देखिए, भाषा के 4 कौशल होते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था भाषा के कौशल कौन कौन से होते हैं। पहला बोलना, दूसरा सुनना, उसके बाद लिखना और पढ़ना। ये 4 कौशल होते हैं। भाषा में 4 चीज़ें हम सीखते हैं। ये 4 चीज़ें हमें आती हैं तो हम कहते हैं कि हम भाषा में कुशल हो चुके हैं। बोलते समय हम अपने मुख से कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। इन्हीं ध्वनियों का जो लिखित रूप होता है उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जब हम ध्वनि को लिख देते हैं, जैसे अगर हमने प ध्वनि निकाली तो प ध्वनि को अब हमने यहाँ पर प लिख दिया, तो अब ये क्या कहलाएगा? ये अब वर्ण कहलाएगा। इससे पहले ये ध्वनि थी, या इसको अक्षर भी कहते हैं। जैसे क, च, त, ट, ये सब क्या है? ये हमारे वर्ण हैं। जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? वर्णों को लिखना सीखते हैं। सबसे पहले हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो हम उसकी वर्णमाला पढ़ते हैं, तो उसमें हम वर्णों को लिखना सीखते हैं पहले। उसके बाद ही जब बच्चा छोटा होता है, नर्सरी क्लास में बच्चा होता है, तो उसको क्या सिखाते हैं? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, क से कबूतर, तो वर्ण को हम लिखना सिखाते हैं। तो वही है ये वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। एक सवाल बहुत आता है एग्जाम्स में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण या अक्षर। अच्छा, वर्ण की कुछ विशेषताएं होती हैं, वो देखते हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसको और छोटा नहीं किया जा सकता। इसको और छोटा नहीं किया जा सकता, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? इसको सबसे छोटी इकाई कहते हैं। हर भाषा में वर्णों की संख्या समान नहीं होती। अब अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश के अंदर वर्णों की संख्या कितनी है? इंग्लिश के अंदर कितने वर्ण है? 26 लेटर्स। हिंदी में कितने हैं? हिंदी के अंदर टोटल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। तो इसी प्रकार हर भाषा में वर्णों की संख्या अलग होती है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जब वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो उससे क्या बनता है? शब्द बन जाते हैं। वो आगे भी बनाना सिखाएंगे आपको। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला। अब हिंदी वर्णमाला क्या होती है? वर्ण या अक्षरों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जब जितने भी वर्ण होते हैं, जैसे हिंदी में 52 वर्ण है। हिंदी में कितने वर्ण है? 52। जब इन्हें हम व्यवस्थित तरीके से लगाते हैं, व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से जब हम इन्हें लगाते हैं, इसमें हम सबसे पहले स्वर वर्ण रखते हैं और उसके बाद व्यंजन वर्ण को लिखते हैं। तो ये क्या कहलाता है? हिंदी की वर्णमाला। लिपियों की भांति प्रत्येक भाषा के अपने वर्ण होते हैं और उन वर्णों को व्यवस्थित तरीके से लगाने को ही वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला के अंदर टोटल 52 वर्ण होते हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे अभी। ये हमारे सामने हिंदी की वर्णमाला है। अभी हमने बताया इसके अंदर टोटल वर्ण कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। और कौन कौन से होते हैं अभी हम देख लेते हैं। 11 ये हमारे स्वर हो गए, अयोगवा हो गए 2। इनको हम देखो अंग और आ को हम एक ही काउंट करते हैं, तो हमने इसमें काउंट कर लिया, तो अब इसको यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। ये हमारे क से लेके और म तक ये हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 अंत्य, 4 ऊष्म और 4 ही हमारी संयुक्त व्यंजन हो गए। तो ये कितने हो गए? इसको हम टोटल काउंट कर लेते हैं। 2 हमारी ये उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हो गई। तो 11, 11, 2 अयोगवाह, उसके बाद 25 हमारे स्पर्श व्यंजन और 12 हमारे, ये हमारे 12 हो गए टोटल, और 2 हमारी उत्क्षिप्त ध्वनियाँ। तो इनको हम काउंट कर लेते हैं। 11 और 2 13, 13 और 25 38, 38 और 12 12,
50 50 हो तो 52, तो ये टोटल हमारे 52 वर्ण हो गए। अब किसका क्या उच्चारण स्थान है वो भी आगे हम इसमें चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण या ध्वनियां हैं। देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, ये मैं आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। अभी मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो फोकस है वो ये है कि आप एग्ज़ाम में जब हिंदी करेंगे तो उसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो आप उन सवालों को सॉल्व कर पाएँ। तो आगे देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण या ध्वनियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? स्वर और व्यंजन। हमने ऊपर ही बताया था, हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसे हम स्वर कहते हैं, और इन्हें हम स्वतंत्र ध्वनियाँ भी बोलते हैं। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारे मुख से प्राण वायु बाहर निकलती है, जो हमारे मुख से जो हवा बाहर आती है, वो हमारे मुख के किसी भी भाग से नहीं टकराती, वो सीधी बाहर निकलती है। जो प्राणवायु हमारे मुख से जो बाहर निकलती है वो हमारे मुख के किसी अंग से नहीं टकराती, वो सीधी बाहर निकलती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ये हमारी स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं, और ये किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोली जाती है। हिंदी के अंदर वर्णमाला में 11 स्वर हैं। मैंने अभी आपको ऊपर बताए थे। हिंदी वर्णमाला में हमारे ये कितने स्वर हैं? तो टोटल 11 स्वर हैं। आगे चलते हैं। ये है देखो हिंदी के हमारे 11 स्वर। ए आ ई ई उ री ए ओ औ, ये हमारे 11 स्वर हैं। और अंग और आह जो होते हैं, ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं पूरे तरीके से, बल्कि ये इनका मिला जुला रूप होते हैं, जिसको हम कहते हैं अयोग वाह। इनको हम क्या बोलते हैं? अयोग वाह बोलते हैं। ये ध्यान रखने, सवाल आता है, सवाल क्वेश्चन आते हैं जो उसमें ही आता है एग्जाम्स में, कि आह किस प्रकार की ध्वनि है। तो उसमें ऑप्शन आ जाएंगे अयोग वाह है, उसमें व्यंजन है, क्या है, तो आप बताओगे आह जो है हमारा अयोग वाह है, यानी कि न स्वर है न व्यंजन है, ये इनका मिला जुला रूप है, अंग और अह। अब आते हैं स्वरों के भेद। स्वरों के भेद हमने विभिन्न प्रकार से किए हैं, अलग अलग प्रकार से स्वरों के भेद किए हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में, यानी कि जब हम श्वास वायु अपने मुख से बाहर निकालते हैं किसी भी वर्ण का उच्चारण करने के लिए, तो उसमें जो समय लगता है, उस समय के आधार पर, कम समय लग रहा है या ज़्यादा समय लग रहा है, उसके आधार पर हमने स्वरों के जो भेद करे हैं वो हैं 3 प्रकार के, जिसमें पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व या इसको हम लघु स्वर भी बोलते हैं। ह्रस्व या लघु स्वर, जिनके उच्चारण में थोड़ा कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में थोड़ा कम समय लगता है, यानी कि जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता न लेनी पड़े, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। देखो, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर, अगर ये सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाए कि ये कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तीनों का मतलब एक ही है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये 4 हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, ठीक है। यानी कि जो छोटी मात्रा है, जिसे हम छोटी मात्रा बोलते थे ना, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, इसमें देखो ये जो है हमारे, ये ह्रस्व स्वर है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। री जो है ये भी हमारा ह्रस्व स्वर है, यानी कि इसको बोलने के लिए हमें समय कम लगता है। इसके साथ ही देखो, दीर्घ स्वर में और ह्रस्व स्वर में क्या अंतर है? दीर्घ स्वर को जो बोलते हैं जब हम, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, इनको बोलने में, इनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लग रहा है। आप खुद भी उच्चारण करके देखिए। जैसे, और ये हमारे मूल स्वर होते हैं। इनको मूल स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हीं मूल स्वरों से बाकी के हमारे ये जो स्वर हैं, ये इन्हीं स्वरों से बने हैं। जैसे अगर हम देखें, अ हमारा कैसे बना है, वो अ और अ से मिलकर बना है। ऊ हमारा कैसे बना है, ये ऊ और ऊ से मिलकर बना है। ऐसे ही हमारा बड़ा ई, ये कैसे बना है, ई और ई को मिलाकर बना है। अब ठीक है, अब संयुक्त स्वर भी मैं बता देता हूँ आपको। संयुक्त स्वर यानी कि दो अलग अलग स्वरों से जो मिलकर बने, वो संयुक्त स्वर है। जैसे ए, ए किससे मिलकर बना है आपका?
ए बना है आपका अ और ई की ध्वनि मिलकर ए बनाती है। आई कैसे बनता है? आई बनता है अ और ए से मिलकर बनता है। इसी प्रकार आपका ओ है, ओ कैसे मिलकर बना है? ओ बना है आपका अ और ऊ से मिलकर बना है। और औ कैसे बना है? औ बना है आपका अ और ओ से मिलकर। ठीक है, तो ये इस प्रकार इनको हम मूल स्वर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं स्वरों के जोड़ से सारे स्वर ये आपस में, मैंने आपको समझा दिया किस तरह से स्वर बनते हैं। तो इसलिए ना मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं क्योंकि बोलने में, इनका उच्चारण करने में समय कम लगता है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का शाब्दिक अर्थ बड़ा होता है, और इन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहा गया है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तीसरा यहाँ पर है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, या ह्रस्व स्वरों से, ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, या दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। देखो, प्लुत स्वर को लिखते समय हम उनके आगे क्या लगाते हैं? ये 3 का अंक। ये कौन सा अंक है हिंदी में? जो हिंदी के जो अंक है ना, उसमें 3 का अंक होता है, इस तरह से नीचे ऐसे मोड़ देते हैं, इसको लिख देते हैं। इसका मतलब ये प्लुत स्वर है। इसको कैसे प्रोनाउंस कर उच्चारित करते हैं? जैसे र, आ, और यहाँ पर ये लगा दिया हमने म, तो हम इसको उच्चारित करेंगे राम, क्योंकि इसमें हर्ष स्वर से 3 गुना समय लग रहा है। इसमें अ जो है वो 3 बार आया है। इसी तरीके से ओम, इसमें ओ की ध्वनि जो है वो भी 3 बार आई, यानी कि हर्ष स्वर से बोलने में तिगुना समय लग रहा है। ओ, इस प्रकार से देखिए, ऊपर जो हमने किया था वो था उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। अब हम एक और तरीके से हमने स्वरों को विभाजित किया, ओष्ठों की बनावट के आधार पर। यानी कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठों की जो बनावट है, हमारे होठों की जो बनावट है वो किस प्रकार की हो जाती है। जैसे इसको भी हमने 2 भागों में इसको बांटा हुआ है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अब वृत्ताकार क्या होते हैं? वृत्ताकार का अर्थ होता है गोल वृत्त। जब हमारे होंठ किसी स्वर का उच्चारण करने में, हमारे होंठ जब गोल हो जाएं, उनकी आकृति गोल हो जाए, जैसे आप उच्चारण करके देखिए ऊ, ऊ, ओ, औ, औ, तो इन स्वरों का उच्चारण करने में जो हमारे हमारे जो होंठ हैं वो गोल हो जाते हैं, तो इन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। अगला है अवृत्ताकार, जिसमें हमारे जो होंठ हैं वो गोल नहीं होते हैं, जो बचे हुए जितने भी हैं वो अवृत्ताकार है। अ, आ, ई, ए, और र ऋषि, और ऋषि भी है, ठीक है इसी में। ये अवृत्ताकार हमारे स्वर हैं। तीसरा प्रकार है जिह्वा के प्रयत्न के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। यानी कि जो हमारी जिह्वा है, उस जिह्वा का कौन सा जो भाग है, कौन सा भाग प्रयत्न कर रहा है स्वर का उच्चारण करने में, उसके आधार पर हमने इसके भी 3 प्रकार बताए हैं। जैसे कुछ स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, कुछ में हमारी जीभ का मध्य भाग, कुछ में पश्च भाग। इसी आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर यानी कि ये वाले ई, ए, इसको अगर हम बोलते हैं तो हमारी जीवा का जो अग्र भाग है वो काम कर रहा है। जब हम बोलते हैं तो हमारी जीवा का मध्य भाग काम कर रहा है। और पश्च जब हमारी जीभ का पिछला हिस्सा जब काम करता है, जैसे आ, ऊ, ओ, औ, तो इन स्वरों को बोलने में हमारी जीभ का पिछला जो भाग है वो काम करता है। तो ये 3 प्रकार हो गए जिह्वा के प्रयत्न के आधार पर, कि जिह्वा के कौन से भाग को प्रयत्न करना पड़ रहा है इन स्वरों को बोलने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं मात्राओं की, स्वरों की मात्राएं। स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, स्वतंत्र रूप से, जैसे कि अगर हम कई बार लिखते हैं आना, एक शब्द हमने लिखा आना, तो यहाँ पर हमने इसको स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया। और दूसरा होता है मात्रा रूप में, जैसे लिखना, यहाँ पर हमने लिखना लिखा, तो यहाँ पर हमने ई की मात्रा का प्रयोग किया। यहाँ पर हमने ई की जगह उसकी मात्रा लिख दी, तो ये मात्रा रूप में हमने प्रयोग कर लिया स्वरों का। 2 ही प्रकार से प्रयोग होता है। व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग चिन्ह द्वारा किया जाता है। जब हम किसी भी व्यंजन के साथ, जैसे प, आ, न, पान,
तो जब हम इसको व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो हम इनके चिन्ह बना लेते हैं। जैसे आ का चिन्ह क्या हो गया, आ, ये वाला। स्वर के ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं, और ये जो इसी प्रकार के जो चिन्ह है ना, उन्हीं को हम मात्राएं कहते हैं। जैसे ये आ, ये छोटी, इसे बोलते हैं बड़ी ई, ये ऊ, ये बड़ा ऊ, ये वी की मात्रा होती है, ठीक है। ये ए की मात्रा होती है, ये आई की मात्रा हो गई, ये ओ की मात्रा हो गई, ये औ की मात्रा हो गई। तो हमारी टोटल मात्राएं कितनी होती हैं? मात्राएं कितनी होती है टोटल स्वरों की मात्राएं? 10 मात्राएं होती हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि जो हमारा जैसे छोटा अ बोलते थे ना, छोटा नहीं बोलते हैं इसको, अ बोलते हैं। तो ये जो अ हम बोलते हैं, तो इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, क्योंकि ये तो खुद ही जो है व्यंजन के साथ लगा होता है, सभी व्यंजनों के साथ, तो इसकी मात्रा नहीं होती। तो मात्राएं, स्वर हमारे 11 होते हैं, स्वर हमारे 11 हो गए, और मात्राएं हमारी कितनी होती हैं? 10 मात्राएं होती हैं। आगे चलते हैं। विशेष, अ को उदासीन स्वर माना गया है। अ को हम क्या कहते हैं? उदासीन स्वर है। अच्छा, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, ये भी मैंने बताया आपको। यह सभी व्यंजनों से मिला होता है। अरहित व्यंजन लिखते समय उसके नीचे हलंत खींची जाती है, हलंत रेखा। आपने देखा होगा, जो संस्कृत के शब्द हैं, जैसे अहम, अगर हम अहम लिखते हैं तो यहाँ पर ये हलंत लगा देते हैं। यहाँ पर ये जो हमने लगाया ना, इसको हलंत कहते हैं, ये नीचे ऐसे लगा देते हैं, हलंत रेखा। इसका मतलब क्या है कि इस व्यंजन में, यानी जो माँ है, इस माँ के साथ में अ जो है वो नहीं लगा हुआ है, ये अरहित ध्वनि है, ठीक है। अंग तथा अयोग हुआ है, मैंने ऊपर भी आपको बताया था, ये अयोग हुआ है। ये स्वर और व्यंजन का मिला जुला रूप है। तथा अ जो है, ये डॉक्टर वाला अ, जैसे डॉक्टर हम बोलते हैं ना, डॉक्टर। अ को आगत ध्वनि कहते हैं, ये आगत ध्वनि कहलाती है, आगत स्वर कहलाता है। मात्रा चिन्ह होने के कारण इन्हें ऊपर रखा गया है। देखो, इन्हें कहाँ पर रखा गया है? स्वरों के बाद 11 स्वर होते हैं ना, स्वर कितने होते हैं? 11। उसके बाद जो है इन्हीं के साथ ही हमने इनको रखा गया है इसको, जैसे अंग, अह, अह हो गया, और ये वाला अ हो गया, ठीक है। इनकी मात्रा होती है, जैसे हम अ लिखते हैं ना, अ, तो अ की मात्रा होती है, अंग की भी होती है, अह की। तो इनकी मात्राएं होती है, हालांकि ये स्वर तो नहीं होते, पर इनकी मात्राएं होती है। इसीलिए इन्हें स्वरों के जस्ट बाद में रखा गया है, वर्णमाला के अंदर। उसके बाद व्यंजन आते हैं। तो ये हमारा पूरा हो गया। आगे चलते हैं, रेफ की मात्रा। र की मात्रा देखो, व्यंजनों में मात्राएं सिर्फ स्वर की होती हैं, मात्राएं सिर्फ किसकी होती हैं? स्वर की होती हैं। लेकिन सिर्फ एक अकेला व्यंजन ऐसा है, र, जिसकी मात्रा होती है, बाकी किसी भी व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। सिर्फ र ऐसा व्यंजन है जिसकी मात्रा होती है। दो तरह की मात्राएं होती है, रेफ की मात्रा और पदेन की मात्रा। ये ध्यान से आप लोग पढ़ लो, इसमें बहुत कंफ्यूजन बच्चों को रहती है, और इसी में से कुछ सवाल भी आ जाते हैं, तो वो इसको आप गलत नहीं करना। स्वर रहित र को व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं। स्वर्ण रहित र, जो आधा र, जिसे बोलते हैं ना आधी ध्वनि जो उच्चारित होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेफ कहते हैं। इसकी उच्चारण ध्वनि उस अक्षर से पहले होती है जिस पर यह लगा होता है, जैसे कि दर्शन, गर्म, बर्फ। तो यहाँ पर देखो, बर्फ हमने लिखा, बर्फ, तो जिसके ऊपर ये लगा होता है, ये फ के ऊपर लगा हुआ है ना, तो इसकी जो ध्वनि होगी वो फ से पहले होगी। बर्फ, र की आधी ध्वनि फ से पहले आएगी, ठीक है। जो चीज ऊपर लगी होती है उसकी ध्वनि इस वाले से पहले आती है, और जो नीचे अभी बताऊंगा आगे। पदेन में क्या होता है? पदेन के अंदर जो ध्वनि है वो बाद में आएगी, जिस व्यंजन के ऊपर वो लगी होगी उसके बाद में ध्वनि आएगी र की। तो जैसे कि इसके बहुत सारे हम लिख सकते हैं, दर्शन, तो यहाँ पर श से पहले आधे र की यहाँ पर ध्वनि आ रही है। जैसे गर्म, र की ध्वनि यहाँ पर आ रही है, र की, आधे र की। तो ये आप समझ लेना, ये रेफ की मात्रा कहलाती है, ठीक है। आधा यानी कि स्वर रहित, रेफ का मतलब हो गया स्वर रहित र, स्वर रहित र, आधा र। पदेन की मात्रा, र की उच्चारण ध्वनि उसी अक्षर के साथ होती है जिस व्यंजन के साथ ये लगा होता है, उसके साथ आती है। और पदेन की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। पदेन की मात्रा कहाँ होती है? व्यंजन के नीचे। पदेन में र पूरा होता है। देखो, इसमें दो दो इसमें एक डिफरेंस, एक मेन डिफरेंस क्या है? जो रेफ होता है, रेफ के अंदर जो र होता है वो आधा होता है, स्वर रहित होता है। लेकिन पदेन में जो होता है वो र पूरा होता है, पदेन के अंदर।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। जिस व्यंजन के साथ पदेन जुड़ता है तो वह व्यंजन आधा हो जाता है। जिस व्यंजन के साथ पदेन जुड़ता है वो व्यंजन आधा हो जाता है। र आधा नहीं होता, र की ध्वनि पूरी होती है। जैसे समुद्र, यहाँ पर द की ध्वनि देखो नीचे लग रही है ना, ये यहाँ पर नीचे लगा हुआ है रा, ठीक है, यहाँ पर भी नीचे लगा हुआ है, यहाँ पर भी। इसकी दो तरह की मात्राएं होती है। कौन कौन सी? एक तो ये ऐसे आता है और एक आता है ये ऐसे वर्ण के नीचे इस तरह से। ये पदेन की मात्रा है। और जब ये इसको हम जैसे लिखते हैं ट्रक, अगर हम लिखते हैं अंग्रेजी लिख देते हैं अंग्रेजी, तो यहाँ पर जो ग और के नीचे र लगा है ना, ये र, ये वाला, ये र जो है ये पूरा है, इसकी ध्वनि पूरी आएगी। और इस ग की जो ध्वनि है, तो ग की ध्वनि है वो आधी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो जब भी कोई मात्रा, जो जब भी कोई वर्ण नीचे आएगा, नीचे जब आएगा तो उसकी ध्वनि पूरी हो जाएगी, और जिसके साथ वो लगेगा उसकी ध्वनि आधी होती है। ठीक है, जैसे अगर हम लिखें चंद्रमा, तो यहाँ पे द की जो ध्वनि है वो आधी है और र की जो ध्वनि है वो पूरी है। तो ये कौन सा है? पदेन वाला रहा है। तो यहाँ पर रेफ और पदेन में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ये मैंने क्लियर कर दिया बिल्कुल। आगे हम चलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह ये मैंने पहले ही बताया आपको, अयोगवाह क्या होता है? जिन वर्णों की गणना न तो स्वरों में न ही व्यंजनों में की जाती है उनको हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कौन कौन से हैं? हमारे अयोगवाह हैं अंग और अह। अंग, अह, ये क्या है? अयोगवाह। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अंग को हम अनुस्वार भी बोलते हैं। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से। आप बोल के देखिए, अंग, नाक से, हवा नाक से निकल रही है, अंग, तो इसका उच्चारण पूरा नाक से होता है। और विस, इसका उच्चारण पूरा नाक से होता है। आगे देखते हैं अह। अह को विसर्ग कहते हैं। अह को क्या कहते हैं हम? विसर्ग। अह को हम विसर्ग बोलते हैं। उच्चारण में ह की ध्वनि भी, उच्चारण में ह की ध्वनि इसमें होती है और इसको हम विसर्ग कहते हैं। इसके उच्चारण में ह की ध्वनि आती है, जैसे अतः, स्वतः। तो यहाँ पर त के बाद ह की ध्वनि आई, त के बाद ह की ध्वनि आई, तो यहाँ पर जो है ह की ध्वनि आती है उच्चारण में, विसर्ग में। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले होता है। अब बात करते हैं अनुनासिक की। अनुनासिक यानी कि जब इनका, अनुनासिक का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। हमारे मुख से भी और नासिका दोनों से ही वायु निकलती है बाहर, प्राणवायु। और इनको लिखते समय चंद्र बिंदु, हम ये चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। चंद्र बिंदु को अनुनासिक, और बिंदी जो सिंपल बिंदी आप पढ़ते हो ना, इसको अनुस्वार कहते हैं, अंकी बिंदी। जैसे चांद, लहंगा, आंधी, रांची, गांधी, तो इस तरह के ये हमारे कुछ शब्द इससे बनते हैं। इसमें एक बात और मैं बता दूं आपको, ये तो इसमें देखो सब में आ का डंडा आ रहा है, ये अ आ रहा है। अ और अ स्वर जब आएगा तो वहां पर एक चंद्र बिंदु लगेगा। लेकिन जब यहाँ पर कोई और मात्रा होगी, जैसे ई की मात्रा हो, जैसे नहीं हम लिखते हैं, नहीं, तो नहीं का जो सही रूप है वो ये है, नहीं। ठीक है, ई की मात्रा में सही रूप ये है, लेकिन क्योंकि इसको लेखन की सरलता के हिसाब से देखो, या इसको आप जो मर्जी समझो, क्योंकि लेखन में कठिनाई ना हो, तो इसको हमने यहाँ पर खाली एक बिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो हम इसको, इस एक बिंदी का मतलब ये चंद्र बिंदु ही है। ठीक है, या ओ हम लिखते हैं, ओ अगर हम लिखेंगे कहीं पर ओ की मात्रा, और उसके ऊपर हम इस तरीके से चंद्र बिंदु कहीं भी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो हम जब भी आ और अ की मात्रा होगी तो चंद्र बिंदु लगाएंगे, और इसके अलावा ए, आए, तो कोई सी मात्रा होगी तो हम ऊपर जो भी मात्रा आएंगी फिर हम सिर्फ एक चंद्र बिंदु लगा देंगे, तो सिर्फ हम एक बिंदु लगा देंगे, यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आगत ध्वनियाँ। आगत का मतलब होता है आना, जो ध्वनियाँ आई हैं। कहाँ से आई हैं भाई? देखो हिंदी में कुछ ध्वनियाँ अन्य भाषाओं के शब्दों के आने से प्रयोग की जाने लगी। देखो हमारा देश जो भारत है, हमारे देश में प्राचीन समय से ही बहुत आक्रमणकारी यहाँ पर आते रहे। वो लोग अपने साथ अपना कल्चर, अपनी संस्कृति भी लाते थे। उनकी संस्कृति भी यहाँ पर आ गई, उन्होंने यहाँ पर सालों साल यहाँ पर शासन भी किया। उनकी संस्कृति और भाषा भी जो है संस्कृति का अंग है, तो उनकी भाषा भी यहाँ पर आ गई और
वो रच बस गई। तो उन वो तो चले गए यहाँ से, लेकिन उनकी भाषा के कुछ शब्द और कुछ ध्वनियाँ हमारी हिंदी भाषा में मिक्स हो गई, मिश्रित हो गई। तो उनकी भाषा के कुछ शब्द हिंदी में भी ऐसे ही प्रयोग किए जाने लगे हैं। जैसे जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे, तो वो उस ध्वनि को, ये इस ध्वनि को लेकर आए थे। ठीक है, जैसे डॉग, देखो ये ध्वनि क्या होती है, का उच्चारण देख लो पहले। आ और ओ, इनके बीच का कहीं है ये, ठीक है। ना तो आ इसको हम पढ़ेंगे, ना ही इसको ओ पढ़ेंगे। इसको हम कैसे उच्चारित करेंगे, अ। अ, यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से हिंदी में आई है, जैसे डॉल, ठीक है, बॉल, डॉक्टर, ठीक है। जैसे इनका अर्थ अलग होता है, जैसे अगर हमने डाल लिख दिया तो डाल का अर्थ अलग होगा, डॉल का अलग है। बाल का मतलब बच्चा, और बॉल का मतलब गेंद खेलने की। तो इसमें अंतर आपको समझना होगा। दूसरा है, उर्दू के शब्दों को लिखते समय इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे क, ख, ग, ज, फ। यानी कि जो क, ख, ग, ज और फ जो हमारी ध्वनियां हैं हमारी हिंदी की, उसके नीचे नुक्ता सा जो लगा हुआ है, जिसको बिंदु कहते हैं, ये जो बिंदु इसमें लगा हुआ है, इससे ये कौन सी ध्वनियां हैं, उर्दू की। ये वाली ध्वनियां उर्दू में चलती हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी ये चलें। जैसे खराब, सजा, सजा का मतलब अ, उसको पनिशमेंट कह सकते हैं। सजा यानी कि पनिशमेंट। और सजा मतलब सजाना, उसको सुसज्जित करना, सजाना। तो यहाँ पर इस नुक्ते के प्रयोग से इसका अर्थ भी बदल गया है, ठीक है। फ, तो ये जो चार पांच ध्वनियां, क, ख, ग, ज, फ, ये कैसी हैं, आगत ध्वनियां हैं, जो दूसरी भाषाओं से आई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं व्यंजन की। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा रुकावट के साथ निकलती है, यानी कि हवा स्वरों में कैसे निकलती थी, सीधी बाहर आ जाती थी मुख से। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक रुकावट के साथ आएगी हवा। हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है, हर व्यंजन के उच्चारण में। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी है, 33। कितने व्यंजन है हमारी हिंदी वर्णमाला में, अगर अगर ये सवाल आया कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, अगर पूछे कुल वर्ण, तो आपको लिखने हैं 52। और बीच के जो ये कहाँ गायब हो गए, 33 और 11 तो 44 हो गए। और बीच वाले को मैंने भी बताए थे, आगे भी बता दूंगा। व्यंजन के भेद, व्यंजन को हमने तीन भागों में यहाँ पर देखा है, इसको तीन भेद किए हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये जो तीन हमने इसके भेद बताए हैं, ये हैं कि जो जिह्वा है, जो हमारे मुंह में जिह्वा है, वो हमारे मुख के किस किस भाग को स्पर्श करती है, उसके हिसाब से हमने ये व्यंजन भेद किए हैं। चलो डिटेल से ना पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, नाम से पता लग रहा है स्पर्श करती है, इसका मतलब स्पर्श व्यंजन है। इनमें क से म तक 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25, क से म तक। देखो ये याद कर लो आप लोग, कचट तप, ये याद कर लो। क, च, ट, त, प, 5 वर्ग हैं हिंदी के अंदर स्पर्श व्यंजन में। कचट तप, कचट तप, कचट तप, इसको याद कर लो। क जो वर्ग है हमारा, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो अलग है। जब हम कंठ, जब हम क वर्ग का उच्चारण करेंगे इनका, तो हमारी जीवा जो है वो कहाँ पर लगेगी, कहीं भी नहीं लगेगी, कंठ से उच्चारण करेंगे, ठीक है। जीवा जो है हमारे कंठ से ही लगी रहेगी, तो कंठ से इनका उच्चारण होगा। तो च, छ, ज, झ, ञ, ञ, देखो हमारी ये जीवा कहाँ है, तालू पर। तालू कहाँ पर है, ये हमारा कंठ है ना, कंठ से जो आगे ये इसमें गलत दिया है, ये हमारा तालू है। और तालू से आगे का जो ये हमारा हिस्सा है, ये वाला दांतों से पीछे का, इसको क्या कहते हैं, मूर्धन्य। ये मूर्धन्य है। तो हमारी जो जीवा है वो कहाँ लगेगी, हमारी जो जीवा है वो हमारे तालू पर लगेगी, च, छ, ज, झ, ञ। इसके बाद ट, ठ, ड, ढ, ण, हमारी जीवा यहाँ पर लगेगी, मूर्धन्य पर। ट, ठ, ड, ढ, ण। इसके बाद त वर्ग में दंत्य है, यानी कि हमारी जीवा दंत पे लगेगी, त, थ, द, ध, न। और इसके बाद ओष्ठ है, यानी कि हमारे होठ जो है वो आपस में मिलेंगे तब ये ध्वनि निकलेगी, प, फ, प, भ, म। ठीक है, समझ में आ गया। ये कंठ है हमारा, कंठ के ऊपर जो
कंठ के ऊपर ये जो जगह है ये कौन सी है, ये हमारा ये वाली जगह कौन सी कहलाती है, तालु। तालु से आगे की जो जगह दांतों से पीछे की उसको मूर्धन्य है, और ये हमारे दांत और ये हमारे होस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद है स्पर्श व्यंजन के बाद जो दूसरा है वो है अंत्यस्थ व्यंजन, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। स्पर्श व्यंजन में स्पर्श करती है और यहाँ पर पूरी तरीके से किसी भाग में स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंत्यस्थ व्यंजनों के नाम से जानते हैं। ये भी चार होते हैं, कौन से, य, र, ल, व। कौन कौन से, य, य, र, ल, व, य, र, ल, व, य, र, ल, व, ऐसे याद कर लो। अब इसमें भी देखो कई बार सवाल इसके अंदर से भी आता है, ये य और ये य और व जो होते हैं इनको कहते हैं अर्ध स्वर, इनको अर्ध स्वर व्यंजन बोलते हैं। अगर ये सवाल है कि अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, तो य और व आपके अर्ध स्वर हैं, क्योंकि ये इनको वैसे तो ये व्यंजन ही है लेकिन इनको बोलने में स्वरों से थोड़ा सा ही अधिक समय लगता है, ये थोड़ा थोड़े स्वर की तरह ही उच्चारित किए जाते हैं, तो इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कह देते हैं। इसके बाद आता है र। र को बोलते हैं लुंठित, लुंठित व्यंजन। अगर ये सवाल है लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो वो र है, क्योंकि जो इसमें जीभ है ना हमारी, वो जो कंपन होती है हमारी जीभ में, र, र, तो पूरी जीभ ऐसे हमारी कंपन करती है, तो इसको लुंठित स्वर बोलते हैं। ल जो है वो पार्श्विक ध्वनि है, ये कैसी है, पार्श्विक ध्वनि। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। आपने पढ़ा होगा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ा होगा गणित, अगर आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा मैथ्स, तो वहां पर पार्श्व बेलन और कोण का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला जाता है। पार्श्व मतलब तिरछा, हमारी जीभ हुई कैसे जाती है, जीभ तिरछी हो जाती है, घूम जाती है, ल, ला बोलो, ल, ल, तो जीभ ऊपर जाके हमारी गोल हो जाती है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म इसके नाम से पता चलता है, ऊष्मा निकलती है, गर्मी सी। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु तेज गति से रगड़ खाने के कारण ऊष्मा सी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये भी चार होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने हैं हमारे, चार, श, श, स और ह, ये चार हमारे ऊष्म व्यंजन है। श, श, स, ह, श, श, स, ह, ये हमारे चार ऊष्म व्यंजन है। इनको संघर्षी व्यंजन भी बोल देते हैं, संघर्षी व्यंजन भी इनको हम कह देते हैं। ये हमारे ऊष्म व्यंजन हो गए, ऊष्मा सी हमारे मुख में लग रही है हमें इनका उच्चारण करने में। इसके बाद आता है स्पर्श, ये बहुत एग्जाम में सवाल आता है, इसके ऊपर इसको देख लेना, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर डाला। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख अवयवों को स्पर्श करते हुए संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे 25 स्पर्श व्यंजन है हमें पता है, यानी जीवा जो है, जो हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, लेकिन साथ ही साथ जब हमें संघर्ष सा लगे, यानी स्पर्श स्पर्श व्यंजनों में वो कौन से व्यंजन है जो संघर्षी भी हैं, वो स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। और ये चार ही होते हैं, च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, यानी च वर्ग के प्रथम चार व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया पूरा। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद, यानी श्वास में कितनी मात्रा निकल रही है, कितना सांस हम बाहर प्राणवायु निकाल रहे हैं, इसको भी हमने दो भागों में बांटा, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण पढ़ लेते हैं, जिनके उच्चारण में श्वास मुख से कम मात्रा में निकले, यानी कि कम सांस हमारे मुख से निकले, उन्हें हम अल्प प्राण ध्वनि कहते हैं। अल्प प्राण यानी प्राण कम लगे। जैसे इसको बताने के लिए आगे मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसे जो पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन है, पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, इनको बोलो क, ग, अं, इनको बोलने में प्राणवायु कम लग रही है ना। अब ये बोलो च, ज, ञ, इसको बोलने में प्राणवायु कम लग रही है। अब इसके साथ आप बोलो ख, घ, तो प्राण ज्यादा लग रहे हैं, वायु ज्यादा, श्वास वायु ज्यादा इसमें लग रही है। तो ये जो है, ये एक, तीन और पांच, एक, तीन और पांच, ये क्या है, ये आपके अल्प प्राण है, ये है आपके अल्प प्राण, इसको बोलने में प्राण कम लग रहे हैं। और इसके अलावा जो बचे आपके दूसरा और चौथा व्यंजन, ये कैसे हैं, ये महाप्राण है। दूसरा और चौथा ये हैं आपके महाप्राण।
यानी कि अल्पप्राण क्या होगा, 1, 3 और 5 अल्पप्राण और 2 और 4 महाप्राण। ये एक बार देख लो, इसका उच्चारण करके भी देख लो, क्योंकि एग्जाम में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि एक बार उच्चारण करके खुद देख लें, तो आपको एक आइडिया भी हो जाएगा, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगी। ये अल्पप्राण हो गया। तो इसके अंदर अभी मैंने आपको बताया ना, 1, 3 और 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5 यहाँ तक हो गए। इसके अलावा यर लव, यर लव में भी आप देखोगे प्राण वायु कम ही यहाँ पर निकल रही है, श्वास से कम वायु निकल रही है। और सारे 11 स्वर, ये सारे क्या हैं, अल्प प्राण। यर लव 11 स्वर और 1, 3, 5, ठीक है, 1, 3, 5, 11 स्वर और इसके अलावा अंतःस्थ व्यंजन, ये 4 हो गए। तो ये क्या है आपके, ये आपके अल्प प्राण ध्वनियां हैं। आगे चलते हैं महाप्राण पे। महाप्राण जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, ये 2 और 4 नंबर के हो गए। और इसके अलावा श श स ह, यानी कि ऊष्म व्यंजन भी इसी में ही है। इनको आप बोलो श स स ह, इसमें भी प्राण वायु अधिक मात्रा में निकल रही है। तो ये महाप्राण हो गया। इसके अलावा देखो, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जो हमारी स्वतंत्र स्वर तंत्रियां हैं, जिनसे हम अ, कोई भी उच्चारण करते हैं अपने स्वर तंत्रियों से, उसके अंदर कंपन होगी। आप अपने गले पर हाथ रख के इसका उच्चारण करना, आपको फर्क महसूस हो जाएगा। अपने कंठ पर अपनी उंगलियां रखना और उच्चारण करना। इसको दो भागों में इन्होंने बांटा हुआ है, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन, दो भेद है। देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होती, जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होती, उन्हें अघोष। अ का मतलब होता है घोष, घोष का मतलब देखो होता है कंपन, और अ लगा दिया तो कंपन नहीं, मतलब कंपन नहीं होती। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या है, अघोष है। और जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन या गूंज होती है, उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। इसको हम घोष भी बोल देते हैं, खाली घोष या सघोष। तो ये कौन कौन से होते हैं, तो देख लेते हैं। देखो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है, और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा, ये सघोष होते हैं। इसके अलावा इसमें देखो, ह को उठा के यहाँ पर डाल दो, श श स ह होता है ना, ह, ह को इसको यहाँ से, यहाँ पे जो हा है ना, ये सघोष है। आप बोलो, देखो श श स और ह, चारों व्यंजन आप बोल के देखो। गले पे हाथ रखो, श श स, और आप बोलो ह। हा जब बोलोगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका कंपन हुई तो हा इधर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। इसके अलावा य र ल व, यहाँ पर आप य र ल व पर हाथ रखो गले पर, अपने कंठ पर हाथ रखो, अपनी उंगलियां, और इसको उच्चारण करो, य र। आपको कंपन एक अलग ही महसूस होगा, ज्यादा कंपन महसूस होगा। और ह, और जो 11 स्वर हैं जो भी बोलोगे वो कंठ से बोले जाते हैं, 11 स्वर, तो ये सघोष व्यंजन होंगे। जैसे आ, तो यहाँ पर हमारे कंठ में ही क्या होगा, कंठ में हमारे एक वाइब्रेशन सी होगी, ज्यादा वाइब्रेशन। हल्की वाइब्रेशन तो सभी में ही होगी, कितने भी वर्ण उच्चारित करोगे, लेकिन ज्यादा जो वाइब्रेशन होगी, जो कंपन होगा, वो सघोष में होगा। और इसमें क्या होगा, कंपन नहीं होगा, बहुत कम होगा, ना के बराबर। तो देख लेते हैं इसको एक बार इसी पे करके देख लेते हैं, इसको हटा करके। चलो भाई, हटा दिया हमने। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसके अंदर जो पहला और दूसरा जो है, वो क्या है, वो अघोष है। पहला दूसरा अघोष, और तीसरा चौथा पांचवा क्या हो गया हमारा, सघोष। ये सघोष व्यंजन हो गए, या खाली घोष हम इसको बोल सकते हैं, ठीक। बाकी इसी के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा श, स, श, और ह किसमें जाएगा, ह इसमें आ जाएगा। इसके अलावा य, र, ल, व, और सभी स्वर, सभी 11 स्वर, वो आ जाएंगे सघोष में। तो ये आप समझ लेना, ये आपको मैंने अच्छे से इसके चार्ट के थ्रू भी समझा दिया है। आप इसको अगर समझ में ना आए तो उसको दोबारा से वीडियो को देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, हिंदी के कुछ और व्यंजन भी हैं यहाँ पर, देखो। जैसे संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, दो व्यंजनों, संयुक्त का अर्थ होता है जोड़, मिलाना, मिलाकर बनाना। दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं हिंदी के अंदर, श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श श्रमित।
देखो श क्षत्रिय जो होता है, यानी कि इसमें ये डेढ़ ध्वनि होती है। कितनी होती है? डेढ़। जो पहला जो व्यंजन होता है वो आधा होता है, वो स्वर रहित होता है। पहला व्यंजन स्वर रहित होता है इसमें। तो श क्षत्रिय में यानी कि आधा क और षटकोण श क की आवाज बहुत ही हल्की से आएगी। श आधा क और श। इसी तरह से त्र, आधा त और त्र। यहाँ पर ज्ञानी देख लेते हैं, आधा ज और ञ। ये देखो ञ, इसको ञ बोलते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान सही पता है क्या है इसका उच्चारण? इसका उच्चारण सभी लोग गलत करते हैं। इसका उच्चारण होता है ज और ञ, ज्या। इसका उच्चारण है ज्या, ज्या। ये ज और या है। इसका उच्चारण ज्ञा नहीं होता, हम इसको ज्ञ ज्ञानी पढ़ते हैं। हम इसको ज्ञान ये पढ़ते हैं इसको, ज्ञ। ज्ञान नहीं है ये। हालांकि अब ये प्रचलित ही हो गया है इसको ज्ञ पढ़ना, लेकिन ये वास्तविक रूप से इसका उच्चारण ये नहीं है। क्योंकि हिंदी भाषा की एक विशेषता आपको पता है हिंदी की क्या है? यथा उच्चरते तथा लिख्यते। क्योंकि हिंदी भाषा की जो खासियत है वो ये है कि उसको जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते हैं। ये हमारी हिंदी भाषा की बहुत बड़ी विशेषता है। लेकिन ये यहाँ पर इस रूल का सबने उसको तार तार कर दिया है। चलो खैर ज्ञ ज्ञानी पढ़ते हैं, वही प्रचलित यही है, ज्ञ ज्ञानी पढ़ लो इसको, कोई बात नहीं। अब ये है, एक है श्रमिक। ये आधा श और र पूरा है। देखो इधर के जो चारों हमारे व्यंजन है वो पूरे हैं, और इधर के जो चारों हैं वो क्या है? वो आधे हैं, स्वर रहित हैं। इसके आगे पढ़ते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? द्वित्व मतलब दो। जब दो समान व्यंजन एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। जैसे चक्की, पहला व्यंजन स्वर रहित है, दूसरा स्वर सहित। डेढ़ व्यंजन है, पहला स्वर रहित है, दूसरा स्वर सहित है। ठीक है, इस तरह के जो भी व्यंजन होते हैं। ठीक है। बच्चा, ये सारे क वाले ही उदाहरण यहाँ पर लिख दिए हैं। तो बच्चा हो गया। ठीक है। पत्ता, ये सब क्या है? ये द्वित्व व्यंजन के उदाहरण हैं। ठीक है। इसके अलावा जब अलग अलग वर्ण होते हैं, जैसे सत्कार, त अलग है, क अलग है, ये दोनों अलग हैं, इसको वर्ण संयोग बोलते हैं। वर्ण संयोग। ठीक है। द्वित्व व्यंजन में एक ही जैसे वर्ण होते हैं, समान व्यंजन होते हैं। ठीक है। इसके बाद है उत्क्षिप्त व्यंजन। इसके सवाल भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। ऐसा व्यंजन इनके उच्चारण में जीवा को सिकोड़कर मुख में किसी अन्य भाग की ओर जोर से फेंका जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम जीवा को ऊपर ले जा करके नीचे एकदम पटकते हैं, तो वो जो ध्वनि बनती है उसको क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त ध्वनि, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन ये दो होते हैं, दो ही, ड़ और ढ। ठीक है। इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? जैसे सड़क, ये डा से अलग है, डा और ढा से अलग है थोड़े से। ड़, सड़क। पड़ोसी। ठीक है। ढा से कौन कौन से होते हैं? कढ़ाई, कढ़ाई नहीं, कढ़ाई, पढ़ाई। ठीक है। इस प्रकार के जो ये दो व्यंजन है, ये कौन से हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। आगे चलते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है? एक शब्द में प्रयुक्त होने वाले वर्णों को अलग अलग विभाजित कर लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। यानी कि शब्द है ये हमारा, इस शब्द के अंदर कई सारे हमारे वर्णों का उपयोग हुआ है, कई सारे वर्णों से मिलकर ये शब्द बना है। लेकिन हम उन वर्णों को अलग अलग जब उन वर्णों को अलग अलग कर दें तो उसको वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे इसमें ऊ है, द आधा है, देखो यहाँ पर हलंत आ गया, हलंत का मतलब आधा है। ठीक है। ध, ये गलत है, ध पूरा है इसके अंदर, इसके साथ आ का डंडा है। और हर व्यंजन के साथ अ जुड़ा हुआ है, मैंने आपको पहले बताया था। तो जो जिस व्यंजन के नीचे हलंत नहीं है वो पूरा है, और उसके अंदर उसके साथ अ जुड़ा हुआ है। जैसे र पूरा लिख लिया, श पूरा लिख लिया, और उसके बाद छोटी ई। औरत, र के साथ अ जुड़ा हुआ है, स्वर व्यंजन नहीं है ये। त लिख दिया, और त के साथ अ यहाँ पर जोड़ा हुआ है। तो जितने भी झ के साथ अ, ग के साथ अ, ड़ के साथ आ का डंडा। ठीक है। अ, थाली, थ थ आ। ठीक है। इसकी मात्रा है ये, अ की मात्रा है ये। ली, ई की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा ये है। ल लिखा, बड़ी की मात्रा, इसको कहते हैं वर्ण विच्छेद। तो दोस्तों आज हमारा एक टॉपिक पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि मैंने इसमें सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। वर्ण में अगर कुछ भी एग्जाम में आता है तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप इस वीडियो को, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो इसको दोबारा से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो
दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। इसके अंदर वर्ण 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 विचार के अंदर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब हमारा एक संधि रह गया है। संधि भी वर्ण विचार के अंतर्गत ही आता है। संधि क्या होता है? वर्णों का मेल होता है, तो ये वर्ण विचार में ही आता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आपको संधि पढ़ाएंगे। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।